अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले छोटा सा एक पॉइंट है वो नोट कर लें, याद कर लें कि हमारे पास जो सेल है, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें एटीपी बनती है, आपको पता होगा। और एटीपी जब बनती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फास्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? फास्फोराइलेशन। और ये जो फास्फोराइलेशन है मतलब कि एटीपी को पैदा करने का प्रोसेस है, इसके दो मेथड्स होते हैं। उनमें सबसे पहला मेथड उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, और इसके बाद दूसरा मेथड है उसको हम कहते हैं केमिओस्मोसिस फास्फोराइलेशन। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम केमिओस्मोसिस फास्फोराइलेशन को कंप्लीट पढ़ चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के बारे में। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले अगर थोड़ी सी बात की जाए कि जो केमिओस्मोसिस फास्फोराइलेशन है, इसमें जब एटीपी बनती थी, जब एनर्जी बनती थी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होते थे। लेकिन सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती, इन्वॉल्व नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सिंपलर या बिल्कुल सादा तरीन अमल है जो कि मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट है, ये मेम्ब्रेन पर डिपेंड नहीं करता। इसमें सादा तरीके से जो है एटीपी को बनाया जाता है। तो ये चीज़ आप इसके नीचे लिखेंगे और ये चीज़ इसके नीचे लिखेंगे। अब हम बात करते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की। अब आप देखिएगा कि इस प्रोसेस के दौरान, मतलब कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के प्रोसेस के दौरान एक एंजाइम डायरेक्टली बराह रास्त ट्रांसफ़र करता है फास्फेट ग्रुप को। और फास्फेट ग्रुप कहाँ से ट्रांसफ़र करेगा? लाजमी तौर पर ध्यान में रखिएगा, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से, मतलब कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से फास्फेट ग्रुप को उठा लेगा कोई भी एंजाइम, और वो जो स्पेसिफिक एंजाइम होगा वो फास्फेट ग्रुप को उठाने के बाद किस चीज़ के साथ जोड़ देता है? एडीपी के साथ, एडिनोसिन डाइफास्फेट के साथ। जब एडिनोसिन डाइफास्फेट के साथ ये फास्फेट मिलेगा तो 3 फास्फेट बन जाएंगे और हम कहेंगे कि जो चीज़ बनी है वो क्या है? एटीपी है। इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी मेम्ब्रेन का जिक्र नहीं हुआ, कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का जिक्र नहीं हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हैं वो इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। फिर से सुने, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एंजाइम डायरेक्टली क्या करता है? फास्फेट ग्रुप को। और फास्फेट ग्रुप किस चीज़ का? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का। मतलब कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के फास्फेट ग्रुप को उतारता है और उसको एडीपी के साथ जोड़ देता है। जब एडीपी के साथ जोड़ता है तो क्या बनता है? एटीपी बनती है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एटीपी बन रही है, और इसको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का नाम देते हैं। अब अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक सिंपल सी एग्जांपल आपने याद रखनी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अब आप देखेंगे, जैसे कि हम पढ़ रहे थे ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ा जाता है पायरुविक एसिड में, और उसमें बहुत सारे 9 से 10 जो है वो स्टेप होते हैं। अब उनमें से जो लास्ट वाले स्टेप्स हैं उनमें से एक स्टेप के दौरान जहन में रखिएगा कि जो ग्लाइकोलाइसिस का आखिरी स्टेप है वहाँ पर एक चीज़ बनती है जिसको हम कहते हैं फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, जिसको सिंपल वे में पीईपी भी कहा जाता है। अब ग्लाइकोलाइसिस के लास्ट स्टेप के दौरान जब ये चीज़ बन जाती है तो इस दौरान एक एंजाइम पायरुवेट काइनेज उसका नाम है, वो एंजाइम क्या करता है? इस फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से फास्फेट ग्रुप को उतारता है, और उस फास्फेट ग्रुप को उतारने के बाद उस फास्फेट ग्रुप को जोड़ देता है किस चीज़ के साथ? एडीपी के साथ। और एडीपी के अंदर 2 फास्फेट होते हैं, जब एक और मिलता है तो 3 फास्फेट बन जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एडीपी के साथ उस फास्फेट को मिलाने के बाद क्या बनेगा? एटीपी बनेगी, और इसी प्रोसेस के दौरान पायरुविक एसिड भी बनता है। ये लास्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पहले आप ग्लाइकोलाइसिस वाला टॉपिक देखें, फिर इसको देखें, आसानी से समझ आ जाएगी। अब आप देखिएगा कि जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है ये हिस्सा लेता है बहुत ही स्मॉल पोर्शन, मतलब बहुत ही थोड़ी सी मिकदार में, जो कि सेल के अंदर एटीपी की मिकदार बनती है। मतलब कि सेल के अंदर जो एटीपी बनती है उसमें ज़्यादातर जो एटीपी बनती है वो केमिओस्मोसिस के प्रोसेस की मदद से बनती है, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन एटीपी का वो इस प्रोसेस से बनता है जिसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का नाम देते हैं। और ये कब बनता है? जब फौरी जो है वो सेल को क्या होगी? एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी।
अब अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन की बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फास्फोइनोल पाइरुवेट है या फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड है। इस प्रोसेस के दौरान मैंने क्या कहा था कि एक एंजाइम क्या करता है, एडीपी से, ये आपके पास पूरी डायग्राम किस चीज़ की है, एडीपी की है। इसको हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का नाम देते हैं। इसके पास 2 फास्फेट ग्रुप हैं। वैसे इसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, लेकिन कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए जो है वो सिंपल लिखा गया है। अब एंजाइम क्या करेगा, इस एडीपी से यहाँ से एक फास्फेट को निकालेगा, यहाँ से जो है इस फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड से ये फास्फेट निकाल कर इसके साथ जोड़ देगा। जब इसके साथ जोड़ेगा तो पहले 2 फास्फेट थे, तो ये क्या बोला थी, एडीपी थी। तब उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ से ये फास्फेट ग्रुप निकलेगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो ये किस चीज़ को बना देगा, एटीपी को। और एटीपी जब बन जाएगी तो इसके साथ साथ पाइरुविक एसिड भी बन जाता है। तो ये एग्जांपल है सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन की, जिसमें मैंने कहा है कि जहन में रखेंगे कि जो आपके पास ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो उसके लास्ट स्टेप में फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड बन जाता है। तो उस फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड के अंदर मतलब इसमें से ये फास्फेट ग्रुप को एक एंजाइम उतारेगा, उसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी के साथ जोड़ेगा, बाद में बनेगा क्या, एटीपी बन जाएगी और पाइरुविक एसिड भी बन जाएगा। तो ये एग्जांपल है किस चीज़ की, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की। तो होप टॉपिक समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।